अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप सभी का ABS न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम कानूनी मालूमात में मैं खैर मकदम कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला और मेरे साथ आज के हमारे बिलखुसूस मेहमान एडवोकेट साहब जनाब अबू बकर बिन अहमद अल बाकुलका साहब मौजूद हैं, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो माशाल्लाह आपने देखा गुज़िश्ता में हमने जिस तरीके से जनाब अबू बकर एडवोकेट साहब से क़ानूनी मालूमात पर जो डिस्कशन किया है, उसके अंदर जो मालूमात हासिल की है, तो उसी बुनियाद का उसी कड़ी का सिलसिला हम जारी रखते हैं और सवालात की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल मौजूद है तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम के कानूनी मालूमात के अंदर कि आज हिंदुस्तान की जो जमहूरियत का जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जमहूरियत में किस तरीके से हमारे अपने मजहबी मकामात को निशाना बनाया जा रहा है और किसको कहाँ पर रहना है, किसका घर तोड़ा जा रहा है, किसी को कहीं पर रहने नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम इस तरीके से मज़हब के मामलात पर या नाम के मामलात पर या फिर आपके अपने कास्ट के नाम पर जो लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उन तमाम हालात से हम वाक़ियत हासिल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की पहले सवाल से कि जिस तरीके से अबू बकर साहब, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमें इस मालूमात के जो कानूनी मालूमात को आप फराहम कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक लोगों को मौका मिला है। तो सवाल हम आपसे ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे बहुत सारे मामलात हिंदुस्तान के अंदर जुड़े हैं, ज़िंदगी किस तरीके से गुजारें, ज़िंदगी के जो मामलात लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तो उस पर कुछ सवालात हैं। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की संविधान जो ऐन के मुताबिक हमारे बुनियादी हुकूक क्या क्या हैं? देखिए, आप हमारे पास बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में बहुत सारे इंसानी हुकूक दिए गए हैं और मैं ये आपको बताता चलूँ कि पहले हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुनियादी हुकूक के बारे में बताया था, जो कॉपी होते 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 आज हमारे संविधान तक पहुंच गए हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में पहले बनाया गया है। देखिए, आप हमारा पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 के अंदर बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। जो बुनियादी हुकूक है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, और एक हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, जो हटा दिया गया है और हटाने के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को ले जाके 300A में मिला दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ये तमाम हमारे फंडामेंटल राइट्स है जी। अब इस तरीके से हम एक और सवाल आप कर सकते हैं, अगर ये तमाम जब बुनियादी हुकूक हमें संविधान देता है तो अगर क्या ये कभी हमसे छीन भी लिए जा सकते हैं? देखिए, केशव नंद भारती के केस में ये बताया गया था कि हमारे जो बुनियादी हुकूक है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं हो सकते, लेकिन जब इमरजेंसी लगाई जाती है, जैसे ही इमरजेंसी लगेगी तमाम हमारे बुनियादी हुकूक हमसे छीन लिए जाएंगे। हमारा बाहर निकलने का हक़ हमसे छीन लिया जाएगा, हमें जेल में भी डाला जा सकता है, प्रॉपर्टी हमारी सीज की जा सकती है, तमाम हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, प्रोफेशन पे 4 लोग जमा होने के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है, बयान देने के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही हमारे हुकूक को छीना जा सकता है। यानी जो आर्मी रूल्स लगाए जाते हैं सिर्फ सदर जमहूरिया का जो राज होता है, सदर जमहूरिया का, देखिए आप इमरजेंसी 2 तरीके की होती है। एक तो होती है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तमाम इंडिया में लगाई जाती है, और एक होती है गवर्नर की लगाई हुई है, वो पर्टिकुलर स्टेट में लगाई जाती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में लगाई गई थी, वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए थी, और जब इंदिरा गांधी के दौर में जब लगाई गई थी या फिर वार होता है तब इमरजेंसी लगाई जाती है, वो पूरे मुल्क में लगाई जाती है। यानी 2 तरीके के इमरजेंसी होते हैं, एक होता है स्टेट इमरजेंसी और एक होता है प्रेसिडेंट इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी पूरी इंडिया पर काबिज इंडिया पे होती है, और गवर्नर जो होता है सिर्फ स्टेट वाइज होता है, सिर्फ स्टेट वाइज होता है। चलिए, अब बहुत अच्छी मालूमात हम देते चले जाएंगे आपको, और भी मज़ीद सवालात हमारे पास मौजूद हैं। अब फ़िलहाल हिंदुस्तान के अंदर जो बराबरी का मसला है, मजहबी मामलात पर हो या फिर आपके अपने कास्ट पर हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। हिंदू है तो अलग नज़र, मुसलमान है या सिख है, ईसाई है और दीगर जो भी तबके के हैं, सबको अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। तो क्या हमारा इसके भी अंदर कोई राइट्स हैं हिंदुस्तान? देखिए, आप राइट टू इक्वालिटी आपको आर्टिकल 14 से लेके 18 तक लिखा गया है।
आर्टिकल 14 में ये लिखा गया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर इंसान के लिए एक जैसे लॉस है, जैसे कि एक के लिए एक लॉ, दूसरे के लिए दूसरा लॉ नहीं हो सकता है। जैसा हम देखते हैं बुलडोज़र कहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये हमारे राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 के जो है सो खिलाफ वर्जी है। और डिस्क्रिमिनेशन ये बताया गया है आर्टिकल 15 में कि कोई भी रिलीजन की बुनियाद पर, रेसिज्म मतलब काले गोरे की बुनियाद पर, सेक्स की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, या वो कहाँ पर बर्थ हुए हैं वो बुनियाद पे हम लोग को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सब बराबर है और हम लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जैसे कि रोज़गार देने में भी मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियन को, सबको बराबर देना चाहिए। और देखिए आप आर्टिकल 17 ये बताता है अनटचेबिलिटी। पहले ये देखा गया था कि होता क्या था, लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था, कपड़े पहनने पे पाबंदी हुआ करती थी। जैसा कि हमारे हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया पहली बार कि औरत को जिस्म ढकने का अधिकार है। पहले ये हुआ करता था कि वो अपने सीनों को खुला रख के बाहर निकले, लेकिन टीपू सुल्तान के ज़माने में उन्होंने ये कहा कि हर औरत को ये अधिकार है, ये हुकूक़ है उसके कि वो अपना सीना ढक सकती है। ये हमारे इस्लाम में भी हुकूक़ दिखाए गए थे जो हमारे टीपू सुल्तान ने भी इसको माना है। और ज्योति बाबू ने भी बताया है कि सबको पढ़ने का अधिकार है। हमारे अंबेडकर साहब जो कि एक कानूनदा थे, जब वो स्कूल जाते थे उनको बाहर बिठा के पढ़ाया जाता था। जब वो वापस आए, नौकरी पे आए, तो उनको पानी तक पीने नहीं दिया गया था। उनको कॉमन जो घड़ा होता है उससे पानी नहीं दिया गया था। ये टचेबिलिटी थी। इसको टचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छे अक़दाम उठाए। राइट आर्टिकल 17 में इसको बताया गया है। और मैं ये बताता चलूँ कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, बाद में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आया। आज के ज़माने में हिंदुस्तान में ना कोई बादशाह है, ना कोई राजा है, ना कोई प्रिंस है, ना कोई रानी है, ना कोई नवाब है, ना कोई सूबेदार है, ना कोई मनसबदार है, ना कोई जागीरदार है। ये तमाम के तमाम टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ टाइटल रख सकते हैं तो आप रख सकते हैं जो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे कि पद्म भूषण वगैरह दिया जाता है वो टाइटल रख सकते हैं, या आपके एजुकेशन के जैसा कि आप PhD करने पे डॉक्टर लगाया जाता है वो टाइटल रख सकते हैं, या फिर आपको पढ़ाई पढ़ने के बाद आपके प्रोफेशन के हिसाब से डॉक्टर, एडवोकेट ये टाइटल रख सकते हैं। दूसरे तमाम टाइटल्स जो है वो एबोलिश कर दिए गए हैं, यानी ये छीन लिए गए हैं, जितने छीन लिए गए हैं। अच्छा, चलिए एक और सवाल हम आपसे करते हैं कि आज जो इस तरीके से हर चीज़ पर रोका जाता है कि यहाँ पर हम नहीं बैठ सकते, यहाँ पर घूम नहीं सकते, आधी रात को निकल नहीं सकते, तो हमारा राइट टू फ्रीडम क्या है? देखिए आप, राइट टू फ्रीडम बहुत अच्छा बताया गया है। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक इसकी जो है सो एकदम तशरीह की गई है, हमारे क्या क्या अधिकार है। देखिए आप, राइट 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन एंड मूवमेंट बताया गया है कि हर इंसान को बात करने का हक़ है, अपनी बात रखने का हक़ है, लेकिन इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि हमने मीडिया में देखा है कि आके लोग जो है सो मीडिया पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। ये मीडिया एक क्या है, 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको अधिकार दिया गया है, हर इंसान आके अपनी बात रख सकता है, लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। ये कोई किसी को बदनाम ना करे, नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ आँच ना आए, तब तक स्पीच कर सकते हैं। राइट टू असेंबली, 4 लोग जमा होने का भी जो अधिकार होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं 144 सेक्शन लगाया जाता था, जब ये हमारा फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिया जाता है इमरजेंसी के तौर पे, पुलिस को ये पावर्स दिए जाते हैं 144 में कि 4 लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाए। बाकी दिनों में तो हम जमा हो सकते हैं। और मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो है सो कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे कोई नहीं लगा सकता। रेसिडेंस, हम जहाँ चाहे रह सकते हैं। और प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये बताया गया है 20 में कि तमाम इंसानों को ये हक़ है बिना उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनकी बात सुने बगैर उनको जेलों में नहीं डाला जा सकता। जी,
अब जैसा कि आपने बताया कि अपनी बात पूरी मुकम्मल तौर पर रख सकते हैं और उन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या कभी अफसरान से हम बात करते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो वो लोग कहते हैं क्या मुझसे तो इतनी ज़ोर से बात कर रहा है तो मुझसे बात करेगा, ऐसे उनके अल्फाज होते हैं। तो क्या हमारा हक़ नहीं कि सर्कल हो या ACP हो, DCP हो या फिर और कोई भी अमला उनसे बात कर सके? देखिए, पहले तो मैं ये बताता चलूँ, वो पब्लिक सर्वेंट है, मतलब वो तमाम आवाम के जो है सो काम करने वाले हैं, वो हमारे नौकर है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है नौकर है हमारे, तो उनको चाहिए कि वो हमसे अच्छी बात करें, वो अदब में रहे, उनको पढ़ा कर लिखा कर हम हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से पहले उनको बिठाया जाता है उस मुकाम पर, उनको तमाम फैसिलिटीज़, उनके घर, उनके HRA वगैरह, पूरा DA वगैरह सब कुछ हमारे पैसों से, पेट्रोल, उनका मोबाइल का खर्च, उनके ऑफिस का खर्च तमाम हमारे पैसों से लिया जाता है। और वो हमारे साथ ये बदसलूकी करे कि हमारे बात करने का, हमारे से हुकूक छीने। अगर किसी का हुकूक बात करने का छीना गया तो वो अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये हाई कोर्ट में भी जाके बता सकते हैं। किसी को बात करने से नहीं रोक सकते जब तक आप बात कानून के दायरे में करेंगे। अगर आप कानून के दायरे में गाली गलौज करेंगे या फिर अनाप शनाप बकेंगे तब वो रोक सकते हैं आपको। आप अगर कानून के दायरे में अपने हुकूक की बात कर रहे हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दो अहम सवाल हमारे पास मौजूद है और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिस तरीके से आज हमसे एजुकेशन का मामला बड़ा ही माफिया बन गया है। अगर हम हिंदुस्तान मुल्क की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो माफिया चल रहा है वो है एक ड्रग्स यानी मेडिकल फील्ड का और दूसरा एजुकेशन का। तो आज एजुकेशन के नाम पर बहुत सारे वोट तो मांग कर लोग बड़े बड़े MPs वगैरह बन जाते हैं, लेकिन अब जब उनके पास एजुकेशन हासिल करने के लिए रिक्वायरमेंट की जाती है तो उन्हें वहाँ से बेकार यानी खाली हाथ भेजा जाता है। और स्कूल्स के अंदर भी कोई राइट टू एजुकेशन का कोई मसला सामने नज़र नहीं आता। देखिए, राइट टू एजुकेशन का जो ऑलरेडी कानून बन चुका है, कांग्रेस के ज़माने में यह कानून बन चुका था जिसमें मैंडेटरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 लिखा गया था। और ये बहुत अच्छी बात कही गई थी कि 25% ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर दी अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, जो कि गरीब लोग हैं उनके लिए फिक्स कर दिया जाए और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए। और ये हमारा अंडर आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है आर्टिकल 29-30 में भी ये बताया गया है कि हर बच्चे को पढ़ने का जो है सो अधिकार है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कहाँ जाए, कहाँ पर अप्लीकेशन दे। और हर स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि वो 25% सीटें फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो कोई भी बड़ा सा बड़ा कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, कितना भी प्राइवेट स्कूल हो, उनमें भी 25% सीट्स रिजर्व करनी चाहिए। जी, अब आपने ये कहा कि 25% उन्हें अपने स्कूल के अंदर गुंजाइश रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात सामने ये आती है कि अभी अगर वैसे गरीब बच्चे हैं, कम तबके के लोग हैं जो फीस अदा नहीं कर सकते, तो उनके लिए सरकारी स्कूल भी तो खोले गए हैं। देखिए, अब सरकारी स्कूलें तो हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि 75% लोगों से वो फीस ले और 25% लोगों से वो फीस ना ले, और जो कुछ भी अगर उनका खर्चा होगा तो गवर्नमेंट उनको देगी। और अच्छे से अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ने का जो है सो हमारे को संविधान भी अधिकार दे रहा और राइट टू एजुकेशन भी अधिकार दे रहा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई हो सकती है। जैसे आप ले लीजिए सेंट मैरीज है, सेंट पॉल्स है, बड़े बड़े आपका हैदराबाद पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर भी 25% लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देना पड़ेगा ये लोग को। अगर ये लोग नहीं दे रहे हैं तो आप जाके DO के पास शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, हर एक के पास ये हुकूक है कि वो जाके DO के पास शिकायत करे और इम्प्लीमेंटेशन कराना। कोई भी अगर एक्ट आया तो इम्प्लीमेंटेशन कराना वो कानून की जो है जिम्मेदारी है, वहाँ की हुकूमत की, रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज कोई पूछता नहीं है और कोई बोलता नहीं है, इसीलिए काफिल है लोग। अभी जिस तरीके से एजुकेशन के अंदर एक और माफिया चलता है कि जहाँ पर स्कूल में एडमिशन लिया जाता है वहीं पर उन्हें ड्रेसेस, स्कूल के जो भी एक्सेसरीज होती हैं वहीं से खरीदना पड़ता है। अगर ना खरीदे तो फिर बच्चे को बिठाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये हाई कोर्ट का, हमारे तेलंगाना हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था कि उसमें ये बताया गया था कि कोई भी स्कूल फोर्स नहीं कर सकता है किसी को बुक्स खरीदने के लिए, उनके के पास से ड्रेसेस वगैरह खरीदने के लिए। लेकिन आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको बदल दे रहे हैं
कैसे बदलते हैं, वो अपनी फ्रेंचाइजी बाहर लगाते हैं, वो फ्रेंचाइजी पे भेजते हैं, बेच के कमीशन कमाते हैं। वो भी जो लोग बुक्स बेच रहे हैं, ड्रेस बेच रहे हैं, इन्हीं के लोग हैं। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बुक्स चलाना है, लेकिन ये लोग प्राइवेट बुक्स के नाम पे और ऐसे बुक्स दिए जाते हैं कि जो मोनोपोली होती है दूसरी जगह बाहर नहीं मिलते हैं। तो आप लोग अगर कहीं ऐसा आपको देखा गया तो आप बिल्कुल जाके शिकायत कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम एक एपिसोड बनाएंगे राइट टू एजुकेशन के ऊपर, पूरा हर पॉइंट क्लियर कवर करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, एक अहम सवाल है यहाँ पर, हम ये आजकल जिस तरीके से मुसलमानों को JSR के नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, और जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए तो पुलिस एहलकार उस पर नज़रअंदाज करते हैं और कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते। तो क्या हिंदुस्तान में एक ही मजहब यानी कोई धर्म को ही फॉलो करना ज़रूरी है, या हर कोई अपने अपने मजहब पर फॉलो कर सकता है? इस पर सवाल करते हैं। राइट टू रिलीजन पर क्या मामला, संविधान हमें हुकूक देता है? क्या हम कोई भी मसलक पे मजहब पर अमल कर सकते हैं या नहीं, या सिर्फ JSR का नारा लगाना होगा? देखिए, अब हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हमारे को ये दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि कोई भी इंसान कहीं पर भी कोई भी रिलीजन में जा सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बता सकता है, अपने रिलीजन से जोड़ सकता है, कहीं पर भी इबादत कर सकता है। वो खुद की प्राइवेट ज़मीन में आके कोई भी उनको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आपको देखिए, आजकल जैसे बताया जा रहा है, लेके जाके दूसरे मज़हब पे कोई फोर्सफुली नहीं करा सकते। कन्वर्जन जो है सो हमारे पास बैन है, फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो सकता है। अपनी मर्जी से हम कोई भी रिलीजन इख्तियार कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन में जा सकते हैं, उसके मज़हबी चीज़ों को इख्तियार करके उसके तहत हम रह सकते हैं। कोई भी इंसान को कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप हिंदू बनिए, चाहे क्रिश्चियन बनिए, मुस्लिम बनिए, पारसी बनिए, तमाम मज़हब एक ही जो है सो आप देखा जाता है, मसावत है हमारे पास। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वल है, हर रिलीजन इक्वल है, और कोई भी इंसान कभी भी कितने भी रिलीजन अपने लाइफ में 10 बार भी रिलीजन चेंज कर सकता है। उसको जो अच्छा लगा वो रिलीजन में जा सकता है, वो रिलीजन के बारे में सीख सकता है, लोगों से पूछ सकता है, और आप भी अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता सकते हैं। आपको अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बताने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और सवाल करते हैं, जिस तरीके से आज हमारे अपने माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन का जो बड़ा मामला पेश आ रहा है, वो कहीं पर भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, एजुकेशन का जो उनका अपना एक स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो क्या माइनॉरिटी को अपने खुद के तालीमी इदारे खोलने की हिंदुस्तान इजाज़त देता है या नहीं? इस पर भी सवाल करते हैं कि राइट टू माइनॉरिटी एजुकेशन जिस तरीके से, देखिए आप, हमारा बुनियादी हुकूक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये माइनॉरिटी को ये हुकूक देता है कि वो अपने खुद के जो है सो इदारे कायम करे, जैसे कि MBBS कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, लॉ कॉलेजेस हो, वो खुद के इदारे कायम करें। और माइनॉरिटीज़ ना सिर्फ मजहबी बुनियाद पे होती है, ज़बानी बुनियाद पे भी माइनॉरिटी होती है। जैसे कि तेलुगु लोग अगर महाराष्ट्र जाएंगे तो वो वहाँ की माइनॉरिटी हो जाएंगे, और दूसरी जगह के लोग यहाँ पर आएंगे तो वो यहाँ की माइनॉरिटी हो जाएंगे। माइनॉरिटी होती है जो कम पॉपुलेशन होती है, उसको माइनॉरिटी कहा जाता है। वो लोग अपने चीज़ों को, रिलीजन को बचाने के लिए, अपनी ज़बान को बचाने के लिए, अपने जो है सो कल्चर को बचाने के लिए इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। उसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, उसी पहले जो है होता है उसी के मज़हब वालों को पहले उसमें एडमिशन दिया जाएगा। अगर कुछ लेफ़्ट ओवर सीट्स होंगी तब दूसरों को दिया जाएगा। कोई भी आके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि दूसरे रिलीजन, दूसरे लिंगुअल को हमारे पास वो दीजिए, एडमिशन दीजिए बोल के। आप अपने इदारे बना सकते, और ये इदारों में आप अपने हिसाब से, जैसा कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से भी चला सकता हूँ उसको। चलिए, एक और अहम बात, आजकल गुर्बत बहुत ज़्यादा है, आजकल हर कोई परेशान है कि माश कैसा कमाया जाए। इसी वजह से कुछ घरों के अंदर गुर्बत है या उनकी इनकम सोर्स कम होने की वजह से छोटे बच्चों को भी काम काज पर लगा दिया जाता है, जिनकी उम्रें होती है 10 साल 12 साल वगैरह। जब ये लोग काम पर बच्चे उतरते हैं, और हुकूमत की तरफ से तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब ये उतरते हैं तो बाल बच्चा मजदूरी के नाम पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये क्या हकीकत है इसकी? देखिए, आर्टिकल 23 और 24 ये बता रहा है कि 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको कहीं पर भी काम कराना जो है सो नहीं चाहिए, और उनके ऊपर राइट टू एजुकेशन लाजमी है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन देना ये गवर्नमेंट का जो है सो फरीज़ा है, वो आगे आके देना है। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन
जो है इम्प्लीमेंटेशन से हमारी सरकारें दूर है। कानून तो बहुत बन रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, एक जगह से दूसरी जगह बच्चों को भीख मांगने लगा रहे हैं, वो नहीं हो सकता। आर्टिकल 23-24 यही बोल रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गुर्दे बेच रहे हैं, जिस्म के कोई हिस्से बेच रहे हैं, या कोई दूसरे मुल्क को लेके जा रहे हैं, लोगों को लेके जाके बेचा जा रहा है। इंसान की स्मगलिंग जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उनके आज़ा की स्मगलिंग, उनके पार्ट्स बेचे जा रहे हैं, या उनको या फिर कहीं ऐसे जगह पे रख के उनको काम कराया जा रहा है जहाँ पर खाने की परेशानी है, पीने की परेशानी है, हवा साफ नहीं है, पोल्यूशन है, उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारे चीज़ें जो है सो आर्टिकल 23-24 तो यानी जब बच्चे काम करते हैं, बच्चा मजदूरी के जिम्मे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? जी, उनको बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनके पेरेंट्स वगैरह है उनको बुला के, बच्चों को होता है उनके पास करेक्शन सेंटर्स होते हैं जुवेनाइल जस्टिस के, वहाँ पर लेके जाके उनको रख के पढ़ा लिखा कर उनके जो भी है देखभाल करके वापस भेज दिया जाता है। उनके लिए जेल नहीं है। अच्छा, चलो एक और आखिरी सवाल हम इस प्रोग्राम का करते हैं। जैसे कि एक और हमारे पास एक मसला है, अगर आप जो काम करते हैं, यानी आप कहीं दुकान डालना चाहते हैं, कहीं आप मकान बनाना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ों की आपसे जिम्मेदारी खींच ली जाती है, यानी आपकी आज़ादी खींच ली जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप राइट टू फ्रीडम आपको दिया गया है। राइट टू फ्रीडम में ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप कहीं पर भी जाके राइट टू प्रोफेशन, आप कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी रोज़गार लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में हो दाखिल हो सकते हैं, बस वो चीज़ लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। जैसा कि कोई भी आपका काम हो वो लीगल होना चाहिए। जैसे मीडिया चलाइए आप, या बंडी लगाइए, ऑटो चलाइए, या कहीं भी बड़ा एडवोकेसी में आइए, डॉक्टर में आइए, कहीं भी कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में आ सकता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। और गवर्नमेंट भी मसावत, हमको बराबर के हक देना है एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में हमारे को लिखा हुआ है ये चीज़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबूबकर साहब, आपने तमाम तफसील पेश की है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे नाज़रीन, अगले एपिसोड्स में और अगले शॉर्ट्स वगैरह में जब भी हम कोई मामला अगर दरपेश है, जैसा कि एजुकेशन का सबसे बड़ा माफिया है, उसी पर हम ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। और जैसा मेडिकल्स का जो हस्पतालों के अंदर जो बिलों को लेकर जो मरीज़ों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है और जहाँ पर हमें सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ऐसे कई मामलात के मसाइल का सामना हम सबको करना पड़ता है। तो इन तमाम हालात पर ज़रूर नज़र डालेंगे और कानूनी तौर पर हम इस पर बात करेंगे और कानूनी मालूमात के ज़रिए ही हम इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं और इनके ऊपर हमारे क्या हुकूक बनते हैं, इन तमाम की तफसील हासिल करते रहेंगे और इसी पर अमल करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे आगे भी मज़ीद आपको कानून की मालूमात फराहम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।